अनुकरण विधि। अनुकरण विधि हिंदी शिक्षण में कैसे सहायक है, इसका उपयोग प्रयोग कब किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुकरण विधि क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लें, उसके बाद हम लोग इसका शिक्षण में क्या प्रयोग होता है समझेंगे। अनुकरण विधि, अनुकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी के वचन का या कथन का ठीक हूबहू वैसा ही नकल करना। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अनुकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी के कथन का या उसके वचन का हूबहू उसी के अनुसार नकल करना। जब शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षण विधि में जब आते हैं, जब शिक्षक किसी पद्य अथवा पद्यांश का सस्वर वाचन करते हैं तब छात्र ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं। यानी छात्र शिक्षक के उच्चारित शब्दों पर ध्यान देते हैं। शिक्षक के उच्चारित शब्द मीन्स उनके द्वारा किए गए वाचन का आरोह अवरोह, स्वराघात बलाघात, विराम चिन्ह आदि का जो प्रयोग किया जाता है उसको ध्यान से सुनते हैं बालक। शिक्षक के द्वारा जब कहा जाता है बालकों को आदर्श वाचन करने का, यानी जब बालक जब वाचन करेंगे तो उसको कहा जाएगा अनुकरण वाचन, क्योंकि शिक्षक पहले आदर्श प्रस्तुत कर चुके हैं। गद्यांश का या कविता को शिक्षक पढ़ के बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और उनके शुद्ध उच्चारण को ध्यान में बालक रखते हैं। उनके विराम चिन्हों को प्रयोग को बालक ध्यान में रखते हैं। जैसे ऐसा उच्चारण के ठीक बालक अनुकरण करते हुए उसका वाचन करता है। इस विधि में क्या है कि इस विधि में छात्र शिक्षक के आदर्श वाचन का हूबहू वैसा ही अनुकरण करते हुए वाचन करते हैं। इसमें छात्रों पर विशेष क्या ध्यान दिया जाता है कि वो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी शिक्षक के द्वारा किए गए उच्चारित शब्दों का हूबहू वैसा ही उच्चारण करना। स्वरों का उतार चढ़ाव पर ध्यान देना, यानी स्वरों के आरोह अवरोह यानी स्वराघात बलाघात तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए उसका वाचन करना। इस विधि में क्या करते हैं शिक्षक अनुकरण वाचन में भी दो प्रकार कर देते हैं। पहला हो जाता है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन और दूसरा होता है सामूहिक अनुकरण वाचन। व्यक्तिगत अनुकरण वाचन शिक्षक को उन्हीं से कराना चाहिए जिन छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता हो, जो छात्र तीव्र बुद्धि वाले हो, जो शिक्षक के प्रथम दृष्टि में शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का प्रथम दृष्टि से ही हूबहू वैसा नकल कर ले, यानी अनुकरण कर ले। वैसे छात्रों से जब हम करवाते हैं, जब शिक्षक एक छात्र से जब अनुकरण वाचन करवाते हैं तो उसको बोला जाता है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, और जब ग्रुप में बांट के समूहों में बांट के जब करवाते हैं उसको बोला जाता है सामूहिक या समवेत अनुकरण वाचन। यानी दो प्रकार का हो गया अनुकरण विधि में छात्रों के लिए, एक व्यक्तिगत दूसरा हो गया सामूहिक। सामूहिक कराने का अर्थ होता है कभी कभी ये शिक्षक अनुभव करते हैं कि छात्र में संकोच हो रहा है, झिझक हो रहा है, तो क्या करते हैं कि 2 का 3 का 4 का 5 का समूह बना देते हैं और उनको वाचन करने के लिए कहा जाता है। तब छात्र क्या करते हैं कि शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को अनुकरण करते हुए वाचन करते हैं। इसमें ध्यान ये दिया जाता है कि शिक्षक जिस समय पद्यांश का कविता के किसी अंश का जो 2-4 लाइन पढ़ रहे हैं, जो वाचन किए हैं शिक्षक, इतनी स्वर में और इतने स्पष्ट शब्द में उच्चारण करे, उच्चारण करते समय ही उसका अर्थ स्पष्ट होने लगे। इसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि कविता के भाव के अनुसार, पद्य के या पद्यांश के भाव के अनुसार शिक्षक अपने स्वरों में उतार चढ़ाव करते हैं। अगर वीर रस की कविता है तो उनके स्वर में थोड़ी ऊंचाई रहेगी, उच्च स्वर रहेगा। अर्ध अगर पीड़ा वाली है, दुख वाली है, तो उनके स्वर में करुणा रहेगा, करुणामय स्वर निकलेगा। और अगर भक्ति भाव से उत्पन्न कविता है तो उनके स्वर में मधुरता और धीमा, कुछ अपेक्षाकृत धीमा स्वर, माने जो वीर रस की कविता है उससे अपेक्षाकृत स्वर थोड़ा कम रहेगा और मधुरता स्वर निकलेगा। तो जब वो हाव भाव प्रकट करेंगे, कविता का जब वाचन करते रहेंगे और बालक उसी को अनुकरण करेंगे, तो बालक
उसका अर्थ समझने का प्रयास करने लगते हैं और अधिकांशतः लगभग उनका अर्थ स्पष्ट होने लगता है कविता का। तो ये सबसे बड़ी इस विधि में लाभ है कि वाचन के साथ यानी आदर्श वाचन के बाद जब इसका आदर्श वाचन करते हैं छात्र, यानी छात्र जो जब आदर्श वाचन करते हैं तो उसको अनुकरण कहा जाता है। शिक्षक कर लिए हैं, छात्र कर उसको अनुकरण वाचन, तो उस समय क्या होता है कि उनको अर्थ भी स्पष्ट होता चला जाता है। ये इसमें सबसे बड़ी इस विधि का लाभ यही है कि छात्र उसका अर्थ भी समझने का प्रयास करते हैं और लगभग समझना भी प्रारंभ कर देते हैं। ये होता है अनुकरण विधि। अब आते हैं अनुकरण विधि के लाभ क्या होते हैं। तो मैंने इसके 6 लाभों पर चर्चा किया है, आप ध्यान से सुनेंगे, स्पष्ट रूप से समझेंगे क्या लाभ होता है जब अनुकरण करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब शिक्षक अनुकरण वाचन करेंगे तो बालक उनकी गति पर ध्यान देगा, स्वर पर ध्यान देगा, आरोह अवरोह पर ध्यान देगा और उसी का अनुकरण करके वो भी वाचन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 में बालकों को उचित स्वर, गति और लय के अनुसार पढ़ने की आदत का निर्माण होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बालकों को उचित गति, स्वर और लय के अनुसार पढ़ने की आदत का निर्माण होगा। दूसरा क्या होगा, मैंने कहा कि शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्दों को ध्यान में लेकर बालक पढ़ेगा। उनको क्या होगा, दूसरा लाभ उसको कि बालकों के उच्चारण में शुद्धता आती है। तीसरा क्या होगा, बालकों को स्वराघात, बलाघात तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी आता है, यानी सीख लेते हैं। बालक स्वराघात, बलाघात तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी सीखते हैं। तीसरा लाभ ये है। चौथा लाभ, पद्य अथवा पद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। चौथा लाभ क्या है, छात्रों को पद्य अथवा पद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। पांचवा क्या लाभ होता है, बालकों में संकोच अथवा झिझक समाप्त होती है। जैसे मैंने कहा, जब संकोच होगा, झिझक होगा तो समूह में बांट देते हैं और पहले ही झिझक इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि शिक्षक आदर्श वाचन कर चुके होते हैं और बालकों को इसका अनुकरण करना रहता है। तो शिक्षक द्वारा जब वाचन कर लिया जाता है तो बालक उस शब्द से परिचित हो जाता है, उस पर ध्यान से थोड़ा परिचित हो जाता है, तो झिझक समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी अगर झिझक रहता है तो समूह में बांटकर अनुकरण कराया जाता है। तो पांचवा लाभ क्या है कि बालकों में संकोच अथवा झिझक समाप्त होती है। छठा बात करते हैं और अंतिम, बालक नए नए शब्दों से परिचित होते हैं, यानी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बालकों को नए नए शब्दों का ज्ञान होता है। तो ये इसका लाभ होता है। अब आइए हम इसको ब्लैक बोर्ड के दृष्टिकोण से श्यामपट्ट पर इस पर नजर डालेंगे। तो और आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अनुकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी के कथन अथवा वचन का नकल करना। जब शिक्षक किसी पद्य अथवा पद्यांश का, पद्यांश मतलब पद्य के कविता का जो अंश पढ़ाते हैं उसका मैं बात कर रहा हूं, पद्यांश का, जब शिक्षक किसी पद्य अथवा पद्यांश का सस्वर वाचन करते हैं तब छात्र ध्यान से शिक्षक को देखते हैं और उनके उच्चारित शब्दों को सुनते हैं। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा छात्रों को उसका वाचन करने को कहा जाता है। शिक्षक बोलते हैं इसका वाचन करो, अर्थात शिक्षक द्वारा किए गए वाचन का अनुकरण करते हुए वाचन करना होता है। जो शिक्षक के ठीक उसी का अनुकरण करते हुए हूबहू वैसा ही वाचन करना होता है। इस विधि में छात्र शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण करते हैं, अर्थात छात्र स्वरों के आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक उसी प्रकार करते हैं जो शिक्षक कर चुके हैं। इसमें छात्रों को कभी कभी समूहों में बांटकर भी वाचन कराया जाता है। मैंने आगे किया है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, शॉर्ट में मैंने लिखा है औद्योगिक बिंदु, वाद्य बिंदु वाले अनुकरण वाचन, और दूसरा मैंने दिया है सामूहिक अनुकरण वाचन। अब आते हैं इसके महत्व पर। पहला, बालकों को उचित स्वर, गति और लय के अनुसार पढ़ने की आदत का निर्माण होता है। दूसरा आते हैं, बालकों के उच्चारण में शुद्धता आती है। तीसरा आते हैं, बालक स्वराघात, बलाघात तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी सीखते हैं। चौथा आते हैं, पद्य अथवा पद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है।
पद अथवा पद्यांश को पढ़कर उसका अर्थग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। पांचवा आते हैं, बालकों की संकोच अथवा झिझक समाप्त होती है। बालकों की संकोच अथवा झिझक समाप्त होती है। छठा और अंतिम, बालक नए नए शब्दों से परिचित होते हैं, या अपने शब्दों में लिख सकते हैं छठवां कि बालकों को नए नए शब्दों का ज्ञान होता है। ये आज का अनुकरण यही समाप्त होता है। आप समझ गए होंगे, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। सबको धन्यवाद, थैंक्स।